जो उसके बीच का खोखला जहाँ पर ब्लड भरता है कार्डियक साइकिल के टाइम, यहाँ ब्लड भरता है, तो इसमें ब्लड हमेशा भरा रहता है। ये ल्यूमेन हो गया। अब हार्ट ल्यूमेन ब्लड फील्ड है अगर, और ब्लड का अपना 1050 होता है डेंसिटी, तो अगर सिर्फ ल्यूमेन की बात करें और सिर्फ ल्यूमेन का एक्सरे अगर कराया जाए तो कैसा आना चाहिए, व्हाइट की ब्लैक? यहाँ देखो, कंफ्यूज मत हो, ब्लैक कब आता है? 700 से नीचे। इसीलिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट दे दिया, 700 से ऊपर दिखा मतलब मुंह से निकले व्हाइट। कार्डियक ल्यूमेन, बहुत बार आप कंफ्यूज होते हैं बाद में, इसल कार्डिया तो खोखला होता है, उसमें भी तो एयर होना चाहिए, वो क्यों नहीं व्हाइट आ रहा है, वो क्यों नहीं ब्लैक आ रहा है, जबकि लंग्स को आप कहते रहते हैं खोखला है तो ब्लैक आ रहा है। आप बाद में पूछोगे, और अभी मैं सिखा रहा हूँ वही सारी चीज़ें कि क्यों व्हाइट आ जाती है। डेंसिटी क्या है? वह कितना है? 1050 इसकी डेंसिटी है। पानी भरा होता है इसमें, इसलिए इसके आता है। अगर हार्ट को निचोड़ कर और खाली कर दिया जाए तो इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, और अब तब इसका अगर एक्सरे कराओगे तो भले ही आ जाए, लेकिन वाइट तब भी नहीं आ पाता है, क्योंकि हार्ट मसल इसका कितना है? 1080। ब्लैक तब भी नहीं आ पाता क्योंकि इसका 1080 हार्ट मसल ही है। जो ये मैस्कुलर पार्ट है, जो ये पार्ट है, यही इसका 1080 है। तो ये थिक मसल होती है और हार्ड मसल होती है। तो इसलिए इसका एक्सरे जब करोगे और 1080 डेंसिटी है, तो इसका एक्सरे किस कलर का आना चाहिए? वाइट। तो आगे अभी जब डिस्कस होगा एक एक पार्ट का, तब मुझसे नहीं पूछना कि सर लंग्स तो हार्ट तो खोखला है, उसका क्यों ब्लैक नहीं आता है। फिर बात करते हैं लीवर की। अच्छा, डायाफ्राम रह गया, डायाफ्राम की, और डायाफ्राम की। डायाफ्राम का कितनी डेंसिटी है? 1100। तो इसका कितना आना चाहिए, कैसा आना चाहिए, वाइट की ब्लैक? वाइट ही आएगा, 1100 है, वाइट आएगा। दूसरी चीज, अच्छा एक बात और, एक डायाफ्राम इधर है, एक डायाफ्राम इधर है, मतलब हेमी डायाफ्राम, आधा पार्ट इधर आधा पार्ट इधर। जो लीवर है इसका लगभग आधा पार्ट डायाफ्राम के नीचे ही होता है, डायाफ्राम के पीछे समझ सकते हैं। तो अगर एक्सरे जब होगा तो ज्यादा वाइट कौन से, इस साइड का आना चाहिए कि इस साइड का आना चाहिए? इधर भी स्टमक है, इस साइड का ज्यादा वाइट आना चाहिए कि इस साइड का? यही सिखाना चाह रहा हूँ कि हाँ, जहाँ ओवरलैपिंग ज्यादा रहेगा। ओवरलैपिंग मतलब कि एक के बाद एक दूसरा वाला पड़ गया। जैसे 1100 डेंसिटी इसका है और इसके जस्ट पीछे, अब डायाफ्राम क्या है? डायाफ्राम कुछ ऐसी शेप का है, वो क्या करता है, ये लीवर है तो इसको कवर करके रखा हुआ है कुछ ये, तो इसकी डेंसिटी कितनी है? 1000, लगभग 1100। ये हो गया 1100। अब इसको 1100 को पार करेगा, जैसे भी इनका पार करेगी तुरंत इसका पड़ गया लीवर का 1080। तो ये क्या हो गया? अब यहाँ पर बीन ज्यादा रुक जाएगी, जबकि इधर जब पार कर रही तो 1100 पार कर गई है। लीवर नहीं है बीच में, भले ही स्टमक है, लेकिन स्टमक अंदर से खोखला होता है, उतनी ज्यादा डेंसिटी उसकी नहीं होती है। तो इस वाले पार्ट का जो डायाफ्राम है ज्यादा वाइट आएगा इस वाले के कोरिलेशन में। हार्ट मसल
ये सब तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके। ये जितने ट्रैकिया है तो 1100, ये डायाफ्राम जैसा ही आएगा। नॉर्मल मसल, जो नॉर्मल मसल्स हैं वो भी 1100, डायाफ्राम। अब नॉर्मल मसल 1100 तो है, लेकिन डिपेंड करता है कि ये शो कितनी होंगी, वो डिपेंड करता है इनके थिकनेस। जैसे आप अभी आगे पढ़ोगे तब आप कहोगे सर डायाफ्राम तो 1100 है और ये भी 1100 है नॉर्मल मसल, तो डायाफ्राम वाला क्यों नहीं, डायाफ्राम वाला तो वाइड दिख रहा है और चेस्ट मसल तो वाइड नहीं दिख रहा है, आप पूछोगे। तो उसका मतलब यही है कि जो चेस्ट मसल्स हैं वो डायाफ्राम जितनी थिक नहीं है। और हम लोगों के दो कॉन्सेप्ट हैं, एक डेंसिटी और एक क्या है, थिकनेस। तो वो डिफर होता है, उन मसल्स की थिकनेस उतनी ज़्यादा नहीं है, इसलिए वो उतने ज़्यादा वेव्स नहीं रोक पाते हैं, भले ही डेंसिटी उनकी ज़्यादा है। तो नॉर्मल मसल, फिर डायाफ्राम, फिर आईवीडी ये। तो इसका कलर आप देखोगे, वैसे हमें चेस्ट एक्सरे पे आईवीडी देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर कभी लंबर वर्टिब्रल डिस्क देखना हो तो आप बोन ज़्यादा वाइट दिखेगा और दोनों बोन के बीच का पार्ट आप देखते हो वो कम वाइट होता है, क्योंकि बोन की डेंसिटी कितना है 1900 और बीच की डेंसिटी डिस्क की कितनी डेंसिटी है 1100। तो आप डिफर कर पाओगे कि बीच वाला डिस्क कौन सा है 1100 वाला, और उसकी वो कम वाइट क्यों है, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम। कार्टिलेज, ये कार्टिलेज का ही होता है, बाकी जॉइंट में कार्टिलेज काम आता है देखने में। ब्रोंकाइज की बात करें तो ब्रोंकाइज 1100 होता है, ब्लड वेसल 1100 होता है, लेकिन बहुत थिन होते हैं तो शो नहीं होते हैं। अगर वो थिक हो जाए, अगर उसमें सूजन आ जाए तो आपको लंग्स पे दिखने लग जाएगा। तो ये क्लियर है कि कलर कैसे बनता है एक्सरे पे, वाइट, ब्लैक, ग्रे। हाँ, कैल्शियम। अब कैल्शियम 1500 है, तो ये जितने मटेरियल यहाँ दिखाए गए हैं, अगर बोन को हटा दिया जाए तो सबसे ज़्यादा वाइट कौन सा पार्ट रहेगा, अगर हो तो कैल्शियम। अब कैल्शियम क्या है कि बोन को अगर हटा लिया जाए तो कैल्शियम का पार्ट कोई है ही नहीं शरीर में, कैल्शियम में ही बोन होता है। लेकिन बहुत सारे पैथोलॉजिकल सिचुएशंस ऐसे आते हैं जहाँ कैल्शियम डिपोजिशन होने लगता है, जैसे जो आपके ब्लड में कैल्शियम तैर रहा है आयंस बन के, जो आपको न्यूट्रिशन देता है, आपके बोन्स को न्यूट्रिशन देता है, जो आप कैल्शियम डाइट में लेते हो, अगर किसी वजह से कैल्शियम ज़्यादा होने लगे, कैल्शियम फॉर्मेशन ज़्यादा होने लगे, तो वो कैल्शियम कहीं पर डिपॉजिट होने लगता है, इकट्ठा होने लगेगा। जैसे ब्लड वेसल हैं, ये ब्लड वेसल है और ब्लड में ही कैल्शियम बढ़ा हुआ है, कैल्शियम का डाइजेशन ठीक नहीं है, कुछ भी दिक्कत है, कैल्शियम बढ़ा हुआ है, तो धीरे धीरे कैल्शियम क्या होगा, इन दीवारों में चिपकना शुरू कर देंगे। जो कैल्शियम के मॉलिक्यूल्स हैं वो ब्लड वेसल वॉल में चिपकना शुरू कर देंगे, और धीरे धीरे डिपोजिशन होना शुरू हो जाएगा, कैल्शियम डिपोजिशन होना शुरू हो जाएगा। जैसे किडनी में क्या होता है, जो आप पथरी देखते हो किडनी का, वो यही तो है, कैल्शियम की पथरी, फॉस्फेट की पथरी, यूरिक एसिड की पथरी। अब ये पथरी है और ये ब्लड वेसल, नेफ्रॉन के पास ब्लड वेसल होता है, ये नेफ्रॉन है, और यहाँ से ब्लड वेसल है, जैसे एल्वियोला में होता है वैसे यहाँ भी होता है। अब ब्लड वेसल यहाँ छनता है, जब छनाव हो रहा होता है कैल्शियम वेल्शियम का, तो ब्लड में अगर कैल्शियम ज़्यादा है तो धीरे धीरे यहाँ पर कैल्शियम डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है, और होता क्या है कि इस तरफ से इस तरफ ब्लड बह रहा होता है, इस तरफ से इस तरफ। अब अगर कहीं पर एक कैल्शियम का मॉलिक्यूल रुक जाए, तो होता क्या है कि जब इधर से इधर ब्लड बहता तो इसी के पीछे आएगा दूसरा मॉलिक्यूल। जैसे
आप किसी पानी के फ्लो में नाली में देखते हो कि एक पॉलीथीन कहीं फंस गया तो उसके पीछे दूसरा फंस गया, उसके पीछे तीसरा फंस गया, उसके पीछे चौथा फंस गया, धीरे धीरे ब्लॉकेज। वैसे ही यहाँ एक कैल्शियम फंसा, उसके पीछे दूसरा कैल्शियम फंस गया, तीसरा फंस गया, चौथा फंस गया, और फिर धीरे धीरे ये एक बड़ा बंच हो गया। और जब बहुत ज़्यादा बंच हो गया, एक साइज पे आ गया, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टोन, कैल्कुलाई। अगर अब ये कैल्शियम की कैल्कुलाई है तो कैल्शियम कैल्कुलाई। अब एक्सरे अगर करोगे इस पार्ट का, समझ पा रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूं? तो किडनी का जब आप एक्सरे करोगे, जब किडनी का आप एक्सरे करोगे तो आप जानते हो कि किडनी में क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा फैटी टिश्यू होगा, कनेक्टिव टिश्यू होगा, और ब्लड वेसल्स होती हैं। तो आप जानते हो ब्लड वेसल शो होगा नहीं, फैटी टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू शो होंगे, तो इनका शेड कैसा होना चाहिए, धीरे धीरे आप सीख जाते हो कि इनका शेड कितना होता है। अब अगर उससे भी ज़्यादा और बोन के आसपास की शेडिंग कोई देता है वाइट ओपेसिटी का, जिसका, तो क्या होगा, उसकी डेंसिटी 1500 है, तो कैल्शियम डिपोजिशन का है, क्योंकि कैल्शियम की डेंसिटी हम लोगों ने पढ़ा है 1500। तो यहीं पर एक पार्ट में आपको वाइट ऐसा कुछ दिख रहा है, ये तो ऑब्वियसली अगर वाइट दिख रहा है, ओपेक दिख रहा है, तो किडनी में बोन तक पहुंच नहीं जाएगी कि कोई ऐसी बीमारी हो जाए कि वहाँ बोन फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये वाइट जो ओपेसिटी है वो किसकी है, कैल्शियम ओपेसिटी। या ये साइज नहीं है, आपको ऐसे एक लाइन मिल रही है, आपको ऐसे एक लाइन मिल गई जो आपको लगता है कि किसी की स्वेलिंग से ज़्यादा 1500 डेंसिटी का ओपेसिटी है, बहुत हाई कंट्रास्ट है। तो ये ऑब्वियसली कैल्शियम के सेल्स आयन चिपके हुए हैं, ये कैल्शियम डिपोजिशन है। ज़्यादातर तो कैल्शियम डिपोजिशन आपको ऐसे दाने दाने में दिखता है, ऐसे दिखेगा, ऐसे वो कैल्शियम डिपोजिट हो रहे होते हैं, चित्ती दाने दाने वाइट ओपेसिटी मिलेगी, वो क्या है, कैल्शियम डिपोजिशन है। क्योंकि इसका डेंसिटी कितना है 1500, तो ये ओपेक दिखते हैं, वाइट कलर के दिखते हैं। क्लियर? कुछ कलर क्लियर है? ये जो मैं दिमाग पे डालना चाह रहा हूँ, ये वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको पढ़कर आपको ज़रूरत नहीं होती। जैसे हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं किसी भी चीज़ डायग्नोस्टिक फैक्टर को सीखने में, कि आप एक्सरे जब पढ़ते हैं तो आप दूसरों से सीखते हैं कि सर इसमें क्या मिलेगा, सर इसमें क्या मिलेगा, सर टीबी में क्या मिलता है, सर अस्थमा में क्या मिलता है, सर निमोनिया में क्या मिलता है। आपको ये नहीं रखना होता है। आपको दो बातें होती हैं, एक तो आपको कोई भी इन्वेस्टिगेशन है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा कि वो बनता कैसे है और काम कैसे करता है। दूसरी चीज़ होती है आपको डिजीज़ की पैथोलॉजी पता होनी चाहिए कि उस डिजीज में होता क्या है। अब अगर ब्रोंकियल अस्थमा की बात करें, आप लोगों ने दो डिजीज पढ़ी, इसलिए मैं दो पे बात करूंगा। अगर ब्रोंकियल अस्थमा पे बात करें तो ब्रोंकियल अस्थमा का बेसिक पैथोलॉजी क्या है, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकस को नैरो कर देना ठीक करके। अब जब उसको 10-15 का अटैक पड़ता है, 10-15 मिनट का, उस टाइम अगर एक्सरे आप कराओगे तो आपको एक्सरे पे क्या मिलेगा, आपको बुल्ला मिलेगा, बड़े बड़े रेडियोल्यूसेंट बुल्लास मिलेंगे एक्सरे पे ब्रोंकियल अस्थमा में, नहीं मिलेंगे। रेडियोल्यूसेंसी बहुत ज़्यादा मिलेगा अस्थमा में। हो सकता है कि लंग ट्रैकिंग की वजह से ल्यूसेंसी मिले, लेकिन जेड ब्लैक ल्यूसेंसी नहीं मिलेगा कि अंदर कुछ खा लिया गया है। और अगर आप और ज़्यादा डीप अस्थमा की पैथोलॉजी में जाओगे तो आपको याद आएगा कि वहाँ ब्रोंकस जो थे, जैसे ये ब्रोंकस है, ब्रोंकस आप याद करोगे तो वो धीरे धीरे ब्रोंकस क्या हुए थे, ठीक हो गए थे।
ठीक हो गए थे और यहाँ से एयर एंट्री रुक गई थी। अब अगर इस ब्रोंकस का एक्सरे कराओगे तो ये रेडियो ओपेक आना चाहिए या रेडियो ल्यूसेंट आना चाहिए? ओपेक आएगा। ओपेक आएगा क्योंकि थिकनेस बढ़ गई है और इसका डेंस कितना है, डेंसिटी 1100। ये तो वाइट करने लायक है ही, लेकिन अब वाइट आ क्यों नहीं पा रहा था पहले? क्योंकि इनकी थिकनेस उतनी ज़्यादा नहीं थी। अब सूजन की वजह से अगर थिकनेस बढ़ गया तो ओपेक आएगा। तो अब आप जब अटैक पड़ा है उस पेशेंट का, तब आप उसका एक्सरे कराओगे तो आपको ये जाल मिल सकता है ब्रोंकियल ब्रोंकस का। लेकिन जब उस पर स्टीरॉइड चलेगा 10-15 मिनट आधे घंटे बाद, और स्टीरॉइड चलने के बाद ये फिर से अपनी स्थिति पे आ जाएंगे, तो ये थिकनेस गायब हो जाएगी। जो ब्लॉकेज हुआ, जो यहाँ म्यूकस सिक्रेशन हुआ, जो यहाँ प्लगिंग हुई, वो गायब हो जाएगा, तो ये फिर से थिन हो जाएंगे। अब आप इसका एक्सरे कराओगे तो ये जाल नहीं मिलेगा। और अस्थमा में कोई पैथोलॉजी ही नहीं है। एयर ट्रैपिंग होती है तो एयर ट्रैपिंग में आप ल्यूसेंसी ले लो, लेकिन उतनी ल्यूसेंसी नहीं आएगी जितनी आपको एम्फाइसीमा में आएगी। कुछ कॉन्सेप्ट हो रहा है बात जो आप लोगों के दिमाग में जा पा रही हो, अगर आपने एम्फाइसीमा और अस्थमा दोनों ठीक से पढ़ा होगा तो। एम्फाइसीमा में अंदर से लंग्स पूरा खाली हो जाता है, उसमें हवा ट्रैप होती है ज़्यादा। अस्थमा में ज़्यादा ट्रैपिंग नहीं होती है। सीओपीडी और अस्थमा अगर को रिलेट करें, और अगर आप अब इसी कॉन्सेप्ट से आपको कुछ नहीं पढ़ना है कि वहाँ क्या मिलता है, आप सीओपीडी की पैथोलॉजी पे चले जाइए तो वहाँ होता क्या है। वहाँ दो बातें होती हैं, एक तो ब्रोंकाइटिस, एक एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा क्या है? डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वियोला और कनेक्टिव और ब्रोंकस और कैपिलरी, मतलब पूरा का पूरा लंग डिस्ट्रक्ट हो जाए, खाली हो जाए, तो वहाँ पूरा स्पेस बन जाएगा और स्पेस में क्या होगा? एयर। और इसका एक्सरे करोगे तो रेडियोल्यूसेंट आएगा, हाइपर रेडियोल्यूसेंट आएगा, बिल्कुल जेड ब्लैक आएगा। और दूसरा जो पोर्शन पैथोलॉजी है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का, तो ब्रोंकाइटिस वाला यही पोर्शन होगा। यहाँ भी थिकनेस, क्योंकि ब्रोंकाइटिस है। और ये क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, ये भी नहीं कि एक्यूट हो। तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस अगर होगा तो ये ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ स्कार भी हो रहा है बार बार, फाइब्रोसिस वाला स्कार, तो ये ज़्यादा हार्ड होगा। तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का ज़्यादा वाइट आएगा, ज़्यादा डेंसिटी होती चली गई है। तो अगर ब्रोंकस के जाल आपको बिल्कुल दिख रहे हैं, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस भी आपको मिल रहा है, दूसरी तरफ आपको धीरे धीरे उस पर क्या मिलने लगा? डिस्ट्रक्शन के सबूत भी आपको मिलने लग गए। अब डिस्ट्रक्शन आपको कैसा पता चलेगा कि लंग्स में डिस्ट्रक्शन हो रहा है इस टाइम? ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स आएंगे, बहुत बड़े बड़े फोकाई ब्लैक स्पॉट्स आएंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि डिस्ट्रक्शन चल रहा है अंदर। अगर ब्लैक स्पॉट्स आ रहे हैं बड़े बड़े या छोटे छोटे, जो भी हाइपरल्यूसेंट ब्लैक, और ये सारी चीजें बिल्कुल भी मत घबराओ, इन कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में रखो। जिस दिन हॉस्पिटल जाना शुरू करोगे, 1 हफ्ते के अंदर ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी सामने। अभी आपको बहुत सारी चीजें इसलिए समझ में नहीं आ रही क्योंकि हो सकता है आप देखते ना हो, लेकिन अगर ये कॉन्सेप्ट दिमाग में है तो आपको ये ब्लैक व्हाइट सब समझ में आ जाएगा, ये तो वही है। और आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं किस डिजीज में क्या मिलता है, आप बस एक्सरे देखोगे, आप बता दोगे कि यहाँ ब्रोंकाइटिस है और यहाँ पर क्या है पैथोलॉजी, आपको उसी का ट्रीटमेंट करना होता है। और बेसिक बीमारियों की पैथोलॉजी आपको पता होनी चाहिए कि वहाँ होता क्या है, तभी आप बता पाओगे कि डायग्नोसिस क्या है। तो अलग अलग एक्सरे का रटा नहीं जाता है, आपको बेसिक पढ़ना है पैथोलॉजी, और फिर ये कैसे होता है। ऐसे ईसीजी होता है, ऐसे इको होता है, सबके अपने अपने तरीके हैं। जैसे हम लोगों ने स्पायरोमेट्री पढ़ा, तो बेसिक आप पढ़े पहले कि बनता कैसे, तब आप निकाल पाओगे कि इसमें घटता है, किसमें बढ़ता है, किसमें क्या है। वैसे ही एक्सरे, तो इसको हटा दिया जाएगा। तो ये रहा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम लोग बात करेंगे चेस्ट एक्सरे पे कि चेस्ट एक्सरे पे क्या क्या देखा जाए, कौन कौन से पॉइंट होते हैं और क्या क्या दिखता है।
अगर प्लाज्मा भरा जाए इस एक ग्लास में और दूसरे ग्लास में प्लाज्मा भरा पस भरा जाए, प्लाज्मा पस मिक्स्ड प्लाज्मा जिसमें पस भरा हो, 2 ग्लास भरे जाए और दोनों ग्लास का एक्सरे कराया जाए, तो ज़्यादा वाइट किसका आना चाहिए? क्यों? क्योंकि उसमें डेंसिटी बढ़ गई, क्योंकि वो घनत्व ज़्यादा हो गया, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा सेल मिक्स हो गए, उसका घनत्व ज़्यादा हो गया है। तो अगर 2 लंग्स हैं और एक का हीमोथोरेक्स है और एक का पायोथोरेक्स है, पायोथोरेक्स मतलब एक लंग्स में पस भरा हुआ है और एक लंग्स में हाइड्रोथोरेक्स कह सकते हैं, हीमो नहीं हाइड्रो, पानी भरा, सॉरी हवा ले लो, हवा भरा। तो एक लंग्स में हवा भरा है और एक लंग्स में पस भरा, तो हवा वाले का कैसा कलर आएगा? एक्सरे ब्लैक आएगा। और तो हाइड्रोथोरेक्स का एक्सरे कैसा आएगा? हीमोथोरेक्स तो बीच का है, बीच की कड़ी है, ना तो उतना ज़्यादा वाइट आएगा उसका इतना, लेकिन वाटर वो भी है, 1080 उसकी डेंसिटी होती है, तो वो भी ओपन ही आएगा। लेकिन अगर हवा भरा है लंग्स में तो उसका ओके। तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट। हम लोग कल डिस्कस करेंगे चेस्ट एक्सरे क्या क्या देखा जाता है,